नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त खुशबू। तो नाजरीन आइए चलते हैं, हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम ख्वातीन की फितरत में ही होता है सबकी परवाह करना, सबका ध्यान रखना, और अगर बात हमारे बच्चों की हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती हैं और उनकी परवरिश में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करती हैं। छोटे बच्चों का ख्याल तो हम बचपन से ही रखते हैं, उनका खान पान, उन्हें नहलाना धुलाना, और थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना। जी हाँ, हेल्थ का ध्यान तो हम रखते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। मसलन अब दांतों को ही ले लीजिए। जी हाँ, बच्चों के दांतों की केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरी आज़ा का। तो आइए चलते हैं डॉक्टर रचिता के पास और उनसे जानते हैं किस तरीके से हम अपने बच्चों के दांतों की केयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हम आ चुके हैं डॉक्टर रचिता जी के पास। अब जानेंगे उनसे कि किस तरीके से हम छोटे बच्चों के दांतों की केयर कर सकते हैं। हेलो रचिता जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अब जैसा आप जानती हैं कि त्योहारों का मौका है और त्योहारों में मिठाइयाँ किसे पसंद नहीं, और ख़ास करके छोटे बच्चों को। तो आज मैं बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आपसे कई सवाल जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम जो बच्चे हैं घर पर उनकी दांतों की केयर कर सकते हैं। तो जो बच्चों में आम प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी देखी जाती है? बच्चों में जो सबसे आम तौर से प्रॉब्लम देखी जाती है वो होता है टूथ डीके, कैविटी, कीड़ा लगना जिसे बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे हमारे अच्छे से ब्रश करना नहीं जानते, हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा मीठा भी खाते हैं। फिर उनमें अगर वो अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे तो जैसे कि बड़ों में होता है, गंदगी जमा हो जाती है। गम डिजीज़ भी कई बार बच्चों में देखा जाता है, दांतों से खून निकलना। और हमारे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो डेवलप हो रहे होते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, तो उनके जो जॉज होते हैं वो भी एक तरह से बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे भी देयर आर कुछ जल्दी जिसमें ग्रोथ हो जाती है, कईयों में कम होती है। कुछ उनकी ऐसी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग की बोलते हुए उनकी टंग बीच में आती है, लिप सकिंग। तो ऐसी दिक्कतें भी देखी जाती हैं बच्चों में। तो इस चीज़ के लिए भी उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि उनके दांत एक जैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, बाइट अच्छे से नहीं आ रही है। तो मैल ओक्लूजन की दिक्कत भी बच्चों में कॉमनली देखी जाती है। तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या वो इतना मैटर करते हैं किसी बच्चे के लिए? बिल्कुल, दूध के दांत बच्चों की नींव होते हैं जी। वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप नींव का मतलब समझिए, वो एक जगह बना रहे हैं परमानेंट दांतों के आने की। जी। अगर हम उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम अपने बाकी दांतों का ध्यान कैसे रखेंगे? जो दूध के दांत हैं वो बच्चे को बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, कॉन्फिडेंट स्माइल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, अगर उसके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, वो अपने दोस्तों के आगे खुलकर मुस्कुरा नहीं पाता, उसमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। बच्चे के दांत अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे से खा ही नहीं पाएगा, अपना खाना नहीं चबा पाएगा, उसको दर्द होगी, उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, उसकी डाइट उतनी अच्छी नहीं रहेगी, वो उसकी ओवरऑल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। तीसरी चीज़, जो वो जगह बना रहे हैं हमारे दांतों के आने के लिए, अगर हमने उनको मेंटेन नहीं किया तो जो पूरी उम्र उनके परमानेंट टीथ चलने हैं वो टेढ़े मेढ़े, आगे पीछे, ये सब चीज़ों की डेवलपमेंट हो जाएगी। और क्या होता है, एक समय आता है जब हम जिसको बोलते हैं मिक्स्ड डेंटिशन फेज, जब दूध के दांत टूट रहे होते हैं और परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं। अब अगर दूध के दांत में कैविटी है और हमने सोचा कि चलो ये तो गिर जाएगा और हम इसको नहीं ठीक करते हैं, तो क्या होता है कि एक ही मुंह है, उसी में वही सलाइवा है, वही बैक्टीरिया है। तो अगर आपके दूध के दांतों में कैविटी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके परमानेंट टीथ में भी कैविटी हो सकती है। तो इसीलिए दूध के दांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाता है कि बच्चों के दांतों में कैविटी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ का बहुत शौक होता है। तो अगर किसी बच्चे के दांतों में कैविटी लगती है तो क्या किसी पेरेंट को परेशान होना चाहिए और क्या उन्हें डेंटिस्ट के पास तुरंत लेके जाना चाहिए? देखिए, कैविटी तो एक स्टेज हो गई जो बाद में आई। माता पिता को अपने बच्चे को डॉक्टर के पास, एक डेंटिस्ट के पास, जब उसका पहला दांत निकलता है तब लेकर जाना चाहिए। और बच्चे की मुंह की सफाई
जब वो दूध पीना शुरू करता है तब से शुरू हो जाती है। हम हाथों में एक गॉज पीस या साफ कपड़ा बांध के उसके गम्स की, मसूड़ों की सफाई करते हैं। और डेंटिस्ट के पास जब पहला दांत निकल जाए, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत पहले 30 दिन में नेटल या नियोनेटल दांत होते हैं तो वो निकलवाने भी पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो येस, यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट पहला दांत निकलते ही। अगर आप नहीं जा रहे तो आपको हर 6 महीने में अपने बच्चे को दिखाना है, टू गिव हिम अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। क्या होता है कि बच्चों में फ्लोराइड वार्निश हम लगाते हैं। जो मिल्क टीथ है ना, उनके ऊपर एक जेली एप्लीकेशन होती है जो फ्लोराइड होती है, बिकॉज फ्लोराइड जो है वो बच्चों के दांत को ताकतवर बनाता है, उनको एक कैविटी से रोकथाम देता है कि उसमें कैविटी ना हो, जल्दी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो हमें फ्लोराइड एप्लीकेशन, जब नए नए दांत निकलते हैं उनके फिशर्स डीप होते हैं तो उसमें पिट एंड फिशर सीलेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। उनके अंदर हम रीइंफोर्स कर सकते हैं कि कैसे हमको दांतों की सफाई रखनी है। अब बात हो गई कि जब तक कीड़ा नहीं लगाता हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर अगर कैविटी हो गई है तो यू शुड सी योर डेंटिस्ट एट द अर्लीस्ट, ना कि वो प्रोग्रेस ना करे। जब इनिशियल कैविटी है तो उसके अंदर हम टूथ कलर्ड फिलिंग करते हैं बच्चों में, जो दांत के रंग जैसी होती है, जिसमें से फ्लोराइड रिलीज होती है फिलिंग में से। और अब कुछ और आगे बढ़ जाए कि हमने वो भी निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि कैविटी होगी तो बच्चा बता नहीं पाएगा। ये तो माता पिता को देखना पड़ेगा हर रोज़ की हमारा बच्चा अच्छे से दांत साफ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ कैविटी तो नहीं डेवलप हो रही। और अगर वो बहुत डीप हो गई तो बच्चों में भी रूट कैनाल करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों में रूट कैनाल होता है, बच्चों में भी आम तौर से अगर कैविटी बहुत डीप है, जिसमें दर्द है या पस बन गई है, तो हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि अब वो दांत बच ही नहीं सकता तो निकालना भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने बात की कि बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से कई बार किया जाता है जिस तरीके से बड़ों के दांतों का किया जाता है, तो हमने ये भी देखा है कि जो रूट कैनाल है या जितना भी प्रोसेस है उसमें एक्सरेज भी लिए जाते हैं। और कई पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके दांतों में अगर हम एक्सरे यूज़ करते हैं वो उनके लिए सेफ़ है कि नहीं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम कोशिश करते हैं बच्चों में कम से कम एक्सरेज इस्तेमाल हों, बट आज की तकनीकी डेवलपमेंट को देखकर हम उसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं दोज आर डिजिटल एक्सरेज, और वो 95% तक सेफ होते हैं। बहुत कम रेडिएशन होती है एज़ कम्पेयर टू जो पहले एक्सरेज यूज़ होते थे, उससे 95% तक कम एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर है बच्चों का, तो वो सेफ है। उसमें 1 या 2 दांत की आरसीटी करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। बच्चों के जो दांत है वो माल अलाइंड होते हैं, कई टेढ़े होते हैं, कई मेढ़े होते हैं, तो उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न रहते हैं, तो क्या उन्हें ब्रेसेस लगवाना ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में विजिट करिए जी। माल अलाइंड एक स्टेज पहुंचने के बाद, बिफोर दैट डेवलप्स, वो वहाँ तक पहुँचे कैसे, तो वो आपको उसी तरीके से बताते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि दूध के दांत समय से पहले गिर जाते हैं या निकलवा देते हैं, तो वो स्पेस लॉस हो जाता है। जब हमारे परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं उनके लिए जगह ही नहीं बचती है, या इतनी जगह कम होती है कि वो इरप्ट हो ही नहीं पाते हैं, तो वो एक चीज़ हो जाती है कि मैल अलाइन टीथ। तो जब आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं, डेंटिस्ट फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग एज में 7 to 8 ईयर्स की जो एज होती है उसमें ना, जब वो ग्रोइंग एज होती है तो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, किसी का जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसकी ग्रोथ कम है या ऊपर वाले जबड़े की ग्रोथ कम है, जो एक रीज़न बन जाता है आपके मैललाइन टीथ का। तो जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के, वो उनसे हम 7 से 8 साल में उनकी एक अपॉइंटमेंट रखते हैं और उस तरीके से उनका इलाज किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिस्ट। उसमें हम ब्रेसेस नहीं लगाते हैं इतनी जल्दी, हम बच्चों को कुछ ऐसे अप्लाइंसेस देते हैं जिनकी अगर उनकी जॉ ग्रोथ कम है, कोई पर्टिकुलर हैबिट है उनकी, वो ब्रेक हो जाए और उनकी जॉ ग्रोथ को स्टिमुलेट हो जाए। और छोटे बच्चों में स्पेस मेंटेनर्स भी दिए जाते हैं, जो दांत दूध वाले हैं वो समय से पहले गिर गए हैं तो उनकी जगह बनाए रखने के लिए देयर आर स्पेस मेंटेनर्स। और तभी इसीलिए कहते हैं कीड़ा ना लगे, वो सबसे पहला स्टेप है। तो वो चीज़ अगर आप प्रिवेंट करेंगे, बाकी थोड़ा सा जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है आपका कि आपकी डेवलपमेंट कैसी है, सारी चीज़ें कैसी हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि कब कैसा ट्रीटमेंट हमको उनको देना है।
तो जैसे हम दूध के दांतों की बात करें तो कई बार होता है कि जो दूध के दांत हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो दर्द में होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें निकाल देते हैं। तो आप क्या राय देना चाहेंगी ऐसे पेरेंट्स को जो उनके जो लूज दांत जिसे हम बोलते हैं वो निकाल देते हैं? मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चा रो रहा है, दांत हिल रहा है, तो अगर आप एक एक्सरे लेते हैं और आपको लगता है कि जो नीचे से आने वाला दांत है वो कुछ ही समय में आ जाएगा जी, और आगे वाला हिल रहा है और वो गिर नहीं रहा, तो अगर ऐसा 3 महीने तक वो देख रहे हैं, 3 महीने यूजुअली हम टाइम देते हैं, वेट करो, गिर जाएगा अपने आप, वाई टू गिव अननेसेसरी ट्रॉमा। एक छोटे बच्चे को वो डेंटल ट्रॉमा क्यों देना, सुन करने का, दांत निकालने का। तो 3 महीने बाद भी अगर वो नहीं गिर रहा और वो आने वाले दांत में एक ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है तो फिर हम उसे निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसे। दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उस वक्त पर जो इंस्टेंट हमें जो टिप अगर आप किसी पेरेंट को देना चाहेंगे कि जो इंस्टेंट इलाज अगर आप घर पर फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा होता है कि देखिए, डेंटल जो टूथ ट्रॉमा है वो कई तरीके का होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रिवेंटिव चीज़ बताई कि अगर आपका बच्चा कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहा है जैसे क्रिकेट हो गया या बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, जिसमें डायरेक्ट दांत पे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो देयर आर माउथ गार्ड्स। माउथ गार्ड्स हम देते हैं बच्चों को पहनने के लिए, जो कॉन्टैक्ट से बचाता, मतलब प्रिवेंट करता है आपको कि आपके दांतों पे डायरेक्ट बॉल का या किसी के बॉक्सिंग वगैरह में कांटेक्ट ना आए। तो वो माउथ गार्ड्स आप उनके लिए बनवाइए। बहुत अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके के आजकल माउथ गार्ड्स बनते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको हेलमेट पहनना पड़ता है तो अपनी सेफ्टी के लिए वो हेलमेट, जैसे क्रिकेट हो गया तो उसमें वो हेलमेट पहनिए। बाकी अगर डेंटल इंजरीज़ के लिए आप बच्चे को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर दांत हल्का सा लग गई, खून आ गया, तो उस टाइम पे वो आइस वगैरह का उसमें लगा सकते हैं। कई बार देखा गया कि दांत थोड़ा सा टूट गया तो वो टूटा हुआ पीस कई बार तो वापस लग जाता है, पर अगर आपको लग रहा है कि पूरा ही दांत, कई बार ऐसा होता है डेवलपमेंट तो पूरा ही बाहर आ गया, तो उस दांत को आप ऐसे नहीं छोड़िए, मिट्टी में मत छोड़िए, उसको सलाइवा के अंदर, दूध के अंदर या साफ पानी के अंदर ऐसे रखकर, सो दैट अगर वो वापस लग सकता है, हम उसको किसी भी तरीके से वापस लगा सकते हैं, बचा सकते हैं, तो हम बचा पाएँ। तो इस चीज़ के लिए भी एक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू मैनेज, अगर आप ऐसा कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वो डेंटल इमरजेंसीज को आप कैसे मैनेज करें। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में बहुत डर रहता है कि कहीं पेन होगा या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से बच्चों के जो दिल में डर है उसको कम किया जा सकता है, कि या हम बोल सकते हैं पेन फ्री डेंटिस्ट्री किस तरीके से यूज़ की जा सकती है? तो अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चों में एक एंजाइटी होती है, उन्हें एक अननोन का फियर होता है, डर होता है। जब वो पहली बार डेंटल क्लिनिक में आते हैं तो उनके लिए वो बहुत प्लेजेंट नहीं रहता। तो अगर हमें पता है कि हमारे यहाँ एक बच्चे की अपॉइंटमेंट है तो हम उसको उसी तरीके से सीधा चेयर में नहीं बिठाते। वी डू टेल शो डू टेक्निक। पहले हम उनको बताएंगे, फिर उनको दिखाएंगे और फिर वो काम करेंगे। तो हम पहली विजिट में ही सारा ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। बच्चा अगर पेन में नहीं है, ट्रीटमेंट तभी अगर हम उसको पहले से लेकर आ रहे हैं तो वो एकस्टम हो जाता है। तो उसको उस चीज़ के लिए एकस्टम करने के लिए हम उसको पहले चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं, उसको पूरा डेंटल ऑफिस के माहौल से एक बार एकस्टम कर देते हैं। जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, पहली बार वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सो पेरेंट्स बिकम ए गुड एग्जाम्पल। वो बच्चा हमेशा फॉलो करता है जो उसके माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप रेगुलर डेंटल विजिट्स पे आ रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि मदर और फादर कितने अच्छे से अपने दांत मेंटेन कर रहे हैं, तो बच्चे में वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और उसमें वो ये डर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो पहले तो कोशिश करते हैं अगर हमें अब ट्रीटमेंट करना है तो वो हम 2nd to 3rd विजिट में करें, जब बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया है आपके साथ, वो डॉक्टर से फ्रेंडली हो गया है और वो अब इलाज कराने की स्थिति में आ चुका है। और जब फिर कैसा इलाज है, कई बार जो हमारे एयर रोटर्स होते हैं, मोटर होते हैं, उसकी वॉइस उनको ट्रबल करती है, कई बार उनको डर होता है कि दर्द होगा, तो पहले हम उनको बिल्कुल सुन जो करते हैं वो बिल्कुल जेली लगा देते हैं ताकि वो एकदम, कई बार ऐसी होती है कि मेडिसिन उनको हम पहले से ही पेरेंट्स को बोलते हैं कि एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन हैं उनकी एंजाइटी कम हो जाए। अब आजकल नाइट्रस ऑक्साइड आती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर उस लगाकर भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो हमने किए हैं कि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, अंडर जनरल एनेस्थीसिया भी पेशेंट्स का फुल माउथ ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को मद्देनज़र
कैसा पेशेंट है उस तरीके से दी जाती हैं, किस लेवल का पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए, पेशेंट कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो उस केस में हमारा जो उनसे डील करने का तरीका है वो बदल जाता है। तो ऐसे हम पेशेंट से डील करते हैं कि पेशेंट भी कंफर्टेबल है, पेरेंट्स भी कंफर्टेबल है और हम भी अपना आराम से ट्रीटमेंट कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रचिता जी कि हमने आज जाना कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करवाना ज़रूरी है। हर 6 महीने में अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएं। रचिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी नई जानकारियों से फैज़याब करवाने के लिए। धन्यवाद आपका। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि जो हमारी बच्चों की ओरल हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओरल हेल्थ इज़ इक्वल टू योर ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप ताउम्र अपने बच्चे को हंसता खेलता मुस्कुराता एक हेल्दी शरीर चाहते हो उसका, तो उसकी ओरल हेल्थ का बहुत बचपन से ही ध्यान रखें, उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें ताकि वो अपने मुंह का अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। पूरी उम्र हर चीज़ का स्वाद का अच्छे से आनंद लेने के लिए एक अच्छे दांत बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं तानिया जी के पास और उनसे जानते हैं गिफ्ट रैप करने और पेश करने का सलीका। तो जैसा कि आप जानते हैं फेस्टिव सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी गिफ्टिंग होने वाली है, बहुत सारे मस्ती होने वाली है। तो एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सी गिफ्टिंग जो आप घर पे ही कर सकते हो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो आपके घर पे कोई सी भी एक ट्रे पड़ी हो, तो जैसे मेरे पास ये ट्रे है, यूजुअली हमारे घरों में ऐसी ट्रेज आ जाती हैं जिनको हम संभाल के रख लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक हैम्पर बनाऊंगी। तो क्योंकि ये ट्रे जो है बहुत डीप है तो मैं इसमें एक स्टैंड क्रिएट करूंगी जिसमें कि इसमें हम प्लेटफॉर्म बना के सामान इसके ऊपर लगाएंगे और हम इसको नेट से डेकोरेट करेंगे। तो ये करने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी, गत्ता जनरल नॉर्मल सा गत्ता है, आप इसको लेंगे और इसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से उल्टा रखूँगी, क्योंकि मुझे अगर इसका प्लेटफॉर्म बनाना है तो मैं इसको उल्टा रख के मैं इसको मार्किंग करूँगी और इसमें से एक पीस कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से उल्टा रखने से मुझे ऊपर की मेजरमेंट का इस तरीके से एक कार्डबोर्ड मिल जाएगा। तो ये मैं साइड पे रख लूँगी और हमें फिर क्या करना है कि इसका डेप्थ का मेजरमेंट लेना है। तो डेप्थ का मेजरमेंट अगर मैंने इसका लिया है तो ये 3 इंचेस है, तो मुझे इसको हाफ में डिवाइड करना है। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच का इसका प्लेटफॉर्म बनाऊंगी। तो मुझे अपने कार्डबोर्ड पे जो कि वेस्टेज, यहाँ से वेस्टेज निकलेगी, तो वेस्टेज में से मैं 1.5 इंच की स्ट्रिप्स काटूंगी। तो जैसे कि हमारा 1.5 इंच ऐसे आ रहा है। ये इस तरीके से हम एक स्ट्रिप काटेंगे और इस स्ट्रिप का हमें एक सिलेंडर बनाना है, आप बनाएंगे। तो इस स्ट्रिप का हम एक सिलेंडर बनाएंगे जिससे कि हम इसके लिए एक स्टैंड क्रिएट करेंगे। तो और इसको हमें टेप करना है, थोड़ा टाइट सिलेंडर बनाना है क्योंकि जब हम इसमें सामान डालते हैं तो वो बहुत वेट वाला सामान होता है। तो जैसे ये मेरी स्टूडेंट ने बनाया है तो वो ये आपको डेमो दे रही हैं। तो इस तरीके से हम इसको टेप लगा के इस सिलेंडर को बनाएंगे और आपकी ट्रे के अकॉर्डिंग आपको सिलेंडर्स बनाने होंगे। तो मेरी ये ट्रे में मुझे इस तरीके के 6 सिलेंडर लगेंगे। तो मैं इस तरीके से 6 सिलेंडर्स इनको पेस्ट करूँगी। इनको पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। ये आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है। इससे हम इसलिए पेस्ट करते हैं क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये फेविकॉल से करेंगे, आप टेप से करोगे, डबल टेप से करोगे तो वो खुल जाता है। तो इसलिए हम इसको ग्लू गन से करेंगे। तो ग्लू गन आपको ईजिली 200 से 250 रुपये में मिल जाती है। तो आप ग्लू गन से इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आप 6 पीस पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप दिखाइए। और आगे अब हम इसमें जो हमने वो प्लेटफॉर्म काटा था, इस प्लेटफॉर्म को हम इसमें लगाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म को लगाने से पहले हम पहले इसमें नेट लगाएंगे। तो मैम नेट लगा के दिखाइए।
प्लेटफॉर्म लगा देंगे और फिर हम इसमें मटेरियल एडजस्ट करेंगे। कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, कुछ ईटेबल्स रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ सेंटेड कैंडल्स रख सकते हैं। ये सेंटेड कैंडल्स भी हम इन हाउस ही बनाते हैं। तो गुरप्रीत जी हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं सकी, तो वो हमारे लिए सेंटेड कैंडल्स का काम करती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेंटेड कैंडल्स वो हमारे लिए बनाती हैं। तो आप इसमें कैंडल्स रखिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है, कैंडल गिफ्टिंग में बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसमें कैंडल्स ऐड कर सकते हैं, ईटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जूसेस ऐड कर सकते हैं। जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना सामान ऐड कर सकते हो और उसके बाद आपको इसको नेट से कवर कर देना है। सारी नेट को इकट्ठे करके आप इसको एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो। घर पे ही जो घर का सामान होता है, ये एक पुराना दुपट्टा है, तो आप इस तरीके से नेट के दुपट्टे को यूज़ करके आप एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो और इसको ब्यूटीफुल तरीके से सजा सकते हो। तो हमारे पास कुछ फ्लावर, जैसे कि मैंने आपको आगे पिछले टाइम पे दिखाया था, मैम वहाँ से फ्लावर ले लीजिए और डबल टेप लगा दीजिए इसके पीछे। तो डबल टेप लगा के हम इस पे जो फ्लावर है वो लगा के इस गिफ्ट हैम्पर को रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से ये गिफ्ट हैम्पर रेडी हो गया है। तो आप फेस्टिव सीजन पे अपने घर के ही वेस्ट मटेरियल से या अपने घर पे ही पड़ी चीज़ों से आप ये गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।